Hey guys, after finishing the energy changes and the relationship between the equilibrium constant and the standard free energy change in our lecture 9, we are moving on to lecture 10 today, and this is Master Organic Chemistry from Basic to Advanced with me, an introduction to organic reactants, acids and bases. So आज के जो हमारे टॉपिक्स है क्या क्या हम लोग आज कवर करने वाले हैं. Today we are going to talk about the acidity of carboxylic acids, very important. क्यों हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को stronger acids consider करते हैं than alcohols, that we are going to explain on the basis of two effects, the resonance effect and the inductive effect. और इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे कि अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज करता है. राइट, सो दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज़ just cover the entire topic and see the entire lecture. Subscribe, share, and like if you are happy with the series what we are doing over here. Now the acidity जो carboxylic acids की होती है, हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग acid ले रहे हैं, let's say हम लोग ले रहे हैं acetic acid और हम ले रहे हैं alcohol, both are considered as weak acids. Although carboxylic acids, they are much stronger acids than alcohols. Okay, जो unsubstituted carboxylic acids होते हैं उनकी pKa values that is ranging in between 3 to 5. we've already done this in our previous lectures. और इसकी जो pKa value होती है that is around 4.75. ओके, और अल्कोहल की जो pKa वैल्यू होती है दैट इज अराउंड 16. सो दिस ऑल्सो क्लियरली इंडिकेट्स जो एसिटिक एसिड है दैट इज अ मच स्ट्रोंगर एसिड देन CH3OH. नाउ ओवर हियर फ्रॉम द pKa वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्री एनर्जी चेंज. और फ्री एनर्जी चेंज फॉर डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, पिछली वाली क्लास में 9th लेक्चर में हमने यही किया था. तो डेल्टा जी जो इसका है दैट इज 27 किलो जूल्स पर मोल. और इसकी जो फ्री एनर्जी है डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू 90.8 किलो जूल्स पर मोल. सो जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसको डिसोसिएट करना मुश्किल होगा बिकॉज द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू गो इन द फॉरवर्ड रिएक्शन. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास. ठीक है, अब how do we explain the greater acidity of carboxylic acids relative to alcohols? किस तरह से हम लोग बोलेंगे कि भाई अच्छा ये ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड है देन अल्कोहल्स. तो इसके लिए हमारे पास दो एक्सप्लेनेशंस है. ओके, द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज द रेजोनेंस इफेक्ट. सो वी गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल. द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो कि हम देंगे दैट इज द resonant effect, and the other one that is going to be inductive effect. ये दोनों explain करते हैं why carboxylic acids they are stronger acids than alcohols. ठीक है, now you will see कि although both effects they make a contribution to greater acidity of carboxylic acid, but question ये है कि किसका effect ज़्यादा होगा, किसका effect important होगा, और किस तरह से हम लोग बोलते हैं कि हाँ इसका इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गो ऑन टू एन एक्सप्लेनेशन विच इज बेस्ड ऑन रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है, नाउ इफ यू लुकिंग एट द चेंजेस, एनर्जी चेंजेस, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं डायग्राम में. वी आर कंपेयरिंग द फ्री एनर्जी चेंज जो अकम्पनी करती है आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल. सो वी हैव ओवर हियर CH3COO negative plus H3O positive, which are a product of hydrolysis of carboxylic acids. So CH3COOH plus water. Okay, now the energy changes over here. When we are talking of energy changes over here,
तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंजेस है डेल्टा जी नॉट फॉर दिस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इज इक्वल टू 27 किलो जूल्स पर मोल। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कोहल्स CH3 CH2OH plus H2O, the delta G value is much larger. ओके सो यहाँ पे हमारे पास आ गया CH3 CH2O negative plus H3O positive, and the delta G naught value for this change that is equal to 90.8 kilojoules per mole. Okay, so now we are going to explain this on the basis of resonance, that why this is happening. अब काफी सालों तक जो ग्रेटर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थी दैट वाज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयंस। ठीक है, सो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो एक प्रिंसिपल को इवोक करती है कि जो भी मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। Okay, so molecules and ions they are stabilized by resonance. Specially जब molecule या ion है वो equivalent resonance structures के साथ हम उसको depict कर सकते हैं या represent कर सकते हैं. Okay, now when we talking of let's understand this कि अगर हम लोग suppose बात कर रहे हैं alcohols का, so we taking over here CH3 CH2 OH plus H2O, and this is giving us the alkoxide ion which is CH3 or ethoxide ion CH2 O 1 2 3 4 5 6 negative plus H3O positive. ठीक है, अब in both these cases there is no resonance stabilization, but when we are talking of acetic acid CH3C double bond O and H, राइट, तो यहाँ पे भी जब हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो देर इज गोइंग टू बी द बॉन्ड डीलोकलाइजेशन एंड देर इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। और जब हम इसको H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है कार्बोक्सिलेट आयन which is also resonantly stabilized. So we have CH3C double bond O 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है, yeah, 4 over here and they're going to be 6 over here. 1 2 3 4 5 and 6 नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर हमारे पास आ गया H3O पॉजिटिव। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके क्या होंगे कि स्मॉल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर हियर। यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है, द कार्बोक्सिलेट आयन which is CH3C double bond O negative. The electrons shift over here, bond shifts over here, and we get an equivalent resonating structure which is CH3CO and double bond O. So basically ये दोनों जो structures है ये resonating structures तो है पर ये equivalent structures भी है, right? अब in this case the resonance is there but stabilization in this case is small. But यहाँ पे जो stabilization है that is going to be greater. Larger resonance stabilization is going to be there. Okay. Now why this is happening? Resonance stabilization जो anion की है which is the carboxylate ion over here,
ये ज़्यादा होती है बिकॉज रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो एनायन के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे आर इक्विवेलेंट. Okay, because there is no separation of opposite charges in them, right? Separation of opposite charges की एक requirement होती है कि they require they require energy. और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो सेपरेट होते हैं चार्जेस के साथ, दे आर अज्यूम्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी देन दोज विच डू नॉट. तो ये भी हम लोग चैप्टर 1 में कर चुके हैं. ओके, नाउ ओवर हियर ग्रेटर स्टेबलाइजेशन जो एनायन की है या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की है रिलेटिव टू द एसिड इटसेल्फ, दैट इज गोइंग टू लोअर द फ्री एनर्जी. तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है. तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव फ्री एनर्जी चेंज है विच इज रिक्वायर्ड फॉर आयनाइजेशन वो भी डिक्रीज हो जाएगी. तो कोई भी एक फैक्टर जो फ्री एनर्जी चेंज फॉर द आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड को लेस पॉजिटिव बनाता है वो एसिड को स्ट्रॉन्ग बना देगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी आर एक्सप्लेनिंग दिस. अ पॉजिटिव फ्री एनर्जी चेंज फॉर आयनाइजेशन ऑफ एन अल्कोहल जो है वो कम नहीं होती है because there is, as you've seen over here, that there is no resonance stabilization. क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है तो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, तो इसलिए एसिडिक कैरेक्टर उसका कम होगा. द सेकेंड इफेक्ट विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इज दैट इज बेस्ड ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट. Right, so this is an alternative explanation which was given for greater acidity of the carboxylic acids. Now it is seen that ये ज़्यादा important effect है than the resonance effect. So let's understand this for both. हम लोग ले रहे हैं CH3C double bond O and OH. ठीक है, और हम कंपेयर कर रहे हैं इसको with CH3 CH2 and OH. Right? अब यहाँ पे you can see that oxygen is more electronegative. So definitely there is going to be polarity over here and the electrons, they are attracted towards oxygen. यहाँ पे भी the same thing when we are looking at the OH bond, तो OH bond में भी ये हो जाएंगे इस साइड को शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो दिस इज गोइंग टू, बिकॉज यहां से ये इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा. तो दोनों कंपाउंड्स में OH बॉन्ड जो है दैट इज हाईली पोलराइज्ड. व्हाई? बिकॉज द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम. अब व्हाई दिस इज मोर एसिडिक? That is because of the electron attracting inductive effect of the C double bond O group, the carbonyl group. ठीक है, when we are comparing it with the CH2 group over here. So carbonyl group जो है this is polarized, highly polarized rather. क्योंकि ये polarized है और जो carbonyl group acidic acid का है उसके पास significant positive change है as compared to the CH2 group over here. Okay, and because the carbon atom of the carbonyl group of acetic acid is going to have a large positive charge, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? It is going to add its electron attracting inductive effect to that of oxygen atom of the hydroxyl group. So अब ये जो combined effects होंगे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटोन को मोर पॉजिटिव बना देगा. तो अगर ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड दिस कैन सेपरेट मोर रेडली. ठीक है, नाउ आई विल गिव यू अनदर एक्सप्लेनेशन ओवर हियर व्हिच विल आल्सो क्लियर द थिंग्स मच बेटर. तो जब भी हम लोग यहाँ पे इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं
कि जो एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होती है वो रिलेट करती है टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस। तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं तो उसका कंजुगेट बेस होगा कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया O नेगेटिव। और इथॉक्साइड एनाइन जो है दैट इज गोइंग टू बी द कंजुगेट बेस ऑफ alcohol, right? Now what is happening over here? जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है कार्बोनाइल ग्रुप का, वो स्टेबलाइज कर देगा एसिटेट आयन को। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन एसिटिक एसिड। सो द एसिटेट आयन इज अ वीकर बेस। तो अगर ये वीक बेस है तो इसकी एसिड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। और ये जो है इथॉक्साइड एनाइन, दिस इज गोइंग टू बी stronger base. So if it is a stronger base, then its acid is going to be a weaker acid. Okay, so ability of the acetate to stabilize the negative charge better than the ethoxide ion. और negative charge जो होता है acetate anion में, we've already seen over here कि वो evenly distribute है या equivalently distributed है. Okay, so ability of better stabilize the negative charge is what makes the acetate a weaker base, और अगर ये weaker base है the acid is going to be strong. Okay, अब अगर इसके साथ हमारे पास electron withdrawing group attached है, जैसे let's compare over here now CH3C double bond O and OH. ठीक है, तो यहाँ पे जो pKa वैल्यू इसकी है दैट इज 4.75, वी ऑलरेडी नो। अगर इसके साथ हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दे, ये हमारे पास आ गया एसिड, और इसके साथ हम लोग क्लोरीन अटैच कर रहे हैं विच इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, तो हाइड्रोजन मोर इजिली रिलीज हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे जो pKa वैल्यू इसकी है दैट इज 2.86। सो ग्रेटर एसिडिटी ऑफ chloroacetic acid that can be attributed to the extra electron attracting, the chloroacetic acid is this. So यहाँ पे इसका जो effect होगा of the electronegative chlorine atom, this is going to increase the acidic character. So what are we doing over here? We are adding its inductive effect to that of the carbonyl group and the oxygen. So वो hydroxyl proton को और ज़्यादा positive कर देगा than the acetic acid, as a result of which this will become more acidic. ठीक है, सो क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से ये और H पॉजिटिव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो रही है, ये इजिली रिलीज हो रहा है, तो द एसिडिक कैरेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज। सो एनी फैक्टर जो स्टेबलाइज करेगा कंजुगेट बेस को एक एसिड के, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। सो इसमें से आपको ट्रेंड वाले क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इफेक्ट करेंगे सॉल्वेंट का ऑन एसिडिटी, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द वेडनेसडे क्लास।